तो शुरू करते हैं। हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के लिहाज से हमारे दौर में एक सबसे अहम दस्तावेज है जिसकी पूरी कॉपी मेरे पास है। जिस वक्त हम लोगों का जन्म हुआ वो 1987-88 का वक्त था जब पहली बार उस जमाने में शिक्षा नीति पर गंभीरता से बातचीत शुरू हुई। उसके पहले आजादी के तुरंत बाद एक खाका बनाया गया था जिसको लेकर के यह कहा गया कि भारत के नए भारत की शिक्षा कैसी होगी, इसको लेकर के बातचीत हमारे सामने थी। उसके बाद 1964 से 66 के बीच एक फिर से बहस होती है। उसके बाद कोठारी कमीशन आता है। कोठारी कमीशन ने तमाम रिकमेंडेशन दिए जिनमें से कुछ माने गए, बाकी सब हमेशा की तरह नहीं माने गए। और फिर 1986 के आसपास नई शिक्षा नीति के नाम से एक आमूलचूल बदलाव शिक्षा जगत में हुआ, जिसको लेकर के अब ये जो दावा किया जा रहा है कि 34 साल बाद हम एक नई शिक्षा नीति जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रहे हैं वो हमारे सामने है। मीडिया की रिपोर्ट से लेकर के तमाम वे रिपोर्ट्स जिनमें सरकारी दस्तावेज सरकारी बातें होंगी उनमें यह दावा किया जा रहा होगा कि 3 दशक बाद शिक्षा में कुछ सुधार किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत उससे मुख्तलिफ है। शिक्षा में 1992 में भी सुधार किए गए और फिर 2000 के बाद कुछ सुधार हुए। हर 2-3 साल में कुछ न कुछ प्रावधान ऐसे आते रहे जिससे 1986 की शिक्षा नीति में ठीक ठाक बदलाव होता रहा। बेशक आमूलचूल बदलाव नहीं हुआ, उस लिहाज से यह 2000 नई शिक्षा नीति 2020 इस मामले में नई हो सकती है। मैंने जो बिंदुवार कुछ चीजों को संकलित किया है जिन पर बात होनी चाहिए उन पर बात करने के लिए आपसे जुड़ा हूं। ये पहला स्पष्टीकरण मेरा है। दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि एक दस्तावेज 108 पन्ने का जो आज हमारे सामने है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से है, जिसके ऊपर एक लोगो बना हुआ है अशोक के चिन्ह का और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। उसके नीचे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उसके उस 108 पन्ने के दस्तावेज पर जिसे प्रारूप कहा जा रहा है, जिसे ड्राफ्ट कहा जा रहा है, जिसे अभी संसद में बहस के लिए रखा जाना है, जब संसद में ये पास हो जाएगा तब ये कानून बनेगा। तो अभी इसकी कुछ औपचारिकताएं पूरी हैं, लेकिन आपदा को अवसर में बनाने की जो संकल्पना है उस लिहाज से एक तरफ राफेल पर पूरा देश बहस कर रहा है, दूसरी तरफ राम मंदिर बन रहा है। पूरा देश ऐसा लगता है, मीडिया को देखें तो ऐसा लगता है पूरा देश खुश है कि राफेल आ गया, राम मंदिर बन गया। मीडिया की बहसों से ऐसा लगता है। हम जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उससे भी ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये अलग बात है कि एक दिन में 50,000 से ज्यादा कोविड के केस भी आ रहे हैं। एक बात जो शुरू में ही कहूं वो अगली बातचीत से हमसे जुड़ेगी कि पेंडेमिक इस पेंडेमिक की सिचुएशन में वैश्विक आपदा ने भारत की प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं और उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य से जुड़े संस्थानों की हकीकत हमारे सामने खोल करके रख दी। बहस इस पे होनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, हमें क्या करना था, और पूरी बहस इस समय बदल गई है। ठीक बात है, बहुत लंबे वक्त से इस पे तैयारी चल रही थी। पिछले साल इसका एक ड्राफ्ट के कस्तूरी रंगन जो इसरो के प्रमुख हुआ करते थे, उन्होंने 2015 में अपना ड्राफ्ट सरकार को पेश किया था। और आपको याद होगा शायद उस ड्राफ्ट में एक प्रावधान था कि पूरे देश में हिंदी एक अनिवार्य भाषा के तौर पर पढ़ाई जाएगी, जिसको लेकर के खासी मजम्मत हुई और उसके बाद उसको लेकर के
विवाद हुआ, और जो अब हमारे सामने जिसे कैबिनेट ने पास किया है और दस्तावेज के रूप में आज हमारे पास मिला है 108 पन्ने का नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज, इसमें वह प्रावधान हटा दिया गया है। तो ये वो ड्राफ्ट है जिसको अब कैबिनेट ने पास कर दिया है, और संसद में अगर ये पास कर लिया जाता है, जो कि संभव है कि पास हो जाए, और इसके बाद ये लागू हो जाएगा। इस पर बात करते हैं। तो पहली बात ये कि ऐसे जो मीडिया आपके सामने पेश करती है ना कि उच्च शिक्षा में कोई या शिक्षा में कोई अमूलचूल बदलाव नहीं होता रहा है, बदलाव हुए हैं। बेशक मूल ढांचे में कोई बहुत बदलाव नहीं हुआ था। मसलन अभी हम लोग बात करेंगे स्कूली शिक्षा में 10+2 की जगह 5+3+3+4। तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। दूसरी बात कि मैंने शुरू में ये कह दिया कि सारे बिंदु शायद मेरी बातचीत में ना आ पाए, मैंने जिन बातों को जरूरी समझा उन्हें नोट किया है, उन पर ही बात करूंगा, शायद कुछ बातें रह जाएं। तीसरा स्पष्टीकरण शुरू में ही मैं फिर से देना चाहता हूं कि मैं उन बातों पर जोर नहीं दूंगा जिनको गाने के लिए मीडिया चैनल के भोंपू दिन रात बज रहे हैं। सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप, सरकारी संस्थान, सरकारी संगठन उस पूरी वाहवाही को बिल्कुल हनुमान चालीसा की तरह गा रहे हैं कि यह जो दस्तावेज है यह पूरे शिक्षा के ढांचे को क्रांतिकारी रूप से बदल देगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर भी मैं ये स्वीकार करता हूं कि एक दस्तावेज के बतौर एक 2020 के दस्तावेज के बतौर जब हम इसे पढ़ते हैं, 108 पन्ने के इस दस्तावेज को पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि यह एक बहुत अच्छा दस्तावेज है। भाषा के लिहाज से, कंटेंट के लिहाज से, चिंताओं के लिहाज से इस 108 पन्ने के दस्तावेज में चिंताएं बड़ी वाजिब हैं। मसलन स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो क्या है, स्कूल से बच्चे कैसे, ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं लेकिन किन्हीं वजहों से उन्हें स्कूली शिक्षा या उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा से बाहर जाना पड़ता है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उसके आंकड़े हमारे सामने रखे गए हैं। तो वो ऐसा देखने में लगता है कि अच्छा अब चिंता ये है। और उसके बाद फिर ये दावा किया गया है कि नए प्रावधान से स्कूली शिक्षा में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनरोल्ड करेंगे और ये इनरोलमेंट का रेशियो ओवरऑल जो यूथ है, जो तालीम लेता है स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो रेशियो है वो 26.3 है इनरोलमेंट रेशियो। इसे अगले 15 साल में बढ़ा के 50% किया जाना है। तो ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं जिसको पढ़ करके आपको लगेगा कि बेशक ये एक बहुत मुकम्मल, बहुत अच्छा दस्तावेज है। वैज्ञानिक शिक्षा पर जोर है, समावेशी शिक्षा पर जोर है, वंचित तबके के लोगों के लिए कहा गया है कि हम सब तक शिक्षा पहुंचाना चाहते हैं। शुरुआत के पन्ने जब आप पढ़ेंगे, मैंने उसको अंडरलाइन कर रखा है, उसमें तमाम चीजें हैं, ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य, जो बड़े बड़े शब्द हैं, जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, जिनसे लगता है कि भारतीय परंपरा क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, इनसे हम अपनी शिक्षा को जोड़ेंगे और एक ऐसी पीढ़ी तैयार करेंगे जो हमारे सांस्कृतिक बोध से जुड़ी हुई होगी और नए नागरिक बोध की, नए समाज की चुनौतियों से भी दो चार होगी। ये कुछ अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी गई हैं। इसी की तरह यह भी लिखा गया है कि हमारे सामने जो पूरा दस्तावेज है कि हम शिक्षा में जीडीपी का 6% बजट खर्च करेंगे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये इसको अभी बता दें। जिस कोठारी कमीशन का जिक्र मैंने अभी शुरुआत में ही किया, 1964 से 66 के बीच ही ये बहस कोठारी कमीशन ने हमारे सामने रखी थी, यानी आज से 50 साल पहले, कि शिक्षा में कुल जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। आज 2020 की नई शिक्षा नीति में भी यह दावा किया गया है कि अब शिक्षा में जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। तो आप कहां पहुंचे 50 साल में? अब अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि हाँ ठीक है, 70 साल में तो देश बहुत बर्बाद हुआ है, अब हम बहुत आमूलचूल बदलाव कर रहे हैं, आइए उस पर भी कुछ आंकड़े बताता हूं। मनमोहन सिंह सरकार में यह जो पूरा बजट रेशियो था 2009 से 2014 तक,
याद रखिएगा, ये कहा जाता है 6%, खर्च होता है जो पूरे आंकड़े मिला दे, जिसमें प्राइवेट को दिया जाने वाला अनुदान, सारे तरह के अनुदान मिला लें तो 3% से भी कम है, 2.5% के आसपास है। और कुल जीडीपी का जो सरकारी आंकड़ा बताता है, अनुदान निकाल दें और सारी चीजें, तो मनमोहन सिंह सरकार में 2009 से 2014 तक वो औसतन 0.6% खर्च होता था। पिछले 2014 से 2019 तक वो पहले घट करके 0.53% हुआ, और 19 के बाद 20 तक आते आते वो 0.49% है। यानी आपने 6 साल में जो बजट कटौती की है, यह भी जीडीपी का घटता हुआ रेशियो दिखा रहा है कि आप शिक्षा में कम खर्च कर रहे हैं, और दावा यह किया जाएगा कि अब जीडीपी का 6% खर्च होगा। तो ये कुछ अच्छी बातें, जैसे कि नागरिक बोध, मूल्य बोध, नवोन्मेष की प्रक्रिया होगी, पुरातन सनातनी मूल्यों के साथ नई चुनौतियों को जोड़ा जाएगा, भाषा की लच्छेदार प्रस्तुति में यह दस्तावेज निश्चित रूप से क्रांतिकारी दिखता है, बेहद आमूलचूल परिवर्तन करने वाला दिखता है, और एक ऐसा दस्तावेज है जिससे लगता है कि हाँ, अब जो नए भारत का युवा होगा, जो अब पढ़ाई करने आएगा, वो तो एकदम क्रांतिकारी होगा, उसको तुरंत रोजगार मिल जाएगा, जो भी पढ़ने का हिमायती होगा उसको तुरंत स्कूली शिक्षा मिल जाएगी, उसे तुरंत विश्वविद्यालय मिल जाएगा, जो जैसी शिक्षा पाना चाहेगा वैसे शिक्षा पाएगा। यह दावा, यह नई शिक्षा नीति का 108 पन्ने का ये पूरा दस्तावेज हमारे सामने रखता है। तो ये सब बातों को अब मैं रहने देता हूं, जिस पर सरकारी तंत्र, सरकारी संस्थान, बिकी हुई मीडिया रोज गाना गा रही है पिछले 24 से 48 घंटे में कि कितना क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कि इस पे कुछ क्या क्या चीजें चल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पूरे मामले से, कि शुरुआत यहां से की जाए कि पहली बात तो ये कि शिक्षा को लेकर के जो भी नीतियां बनती है, हमें लगता है कि हमारे देश में तय होता है। हम भीतर की चुनौतियों को समझते हैं, स्कूल में कौन अच्छी शिक्षा नहीं पाया, कौन स्कूली शिक्षा में क्या दिक्कतें हैं, माध्यमिक में क्या है, उच्च शिक्षा में क्या है, हम इसका विश्लेषण करते हैं। जो दावा इस रिपोर्ट में भी किया गया है कि हमने पूरे भारत से सूचनाएं इकट्ठा की हैं, हर अलग अलग तबके से सैंपल लिया है, राय ली है। तो यह राय भी ली गई है कि के कस्तूरी रंगन जो इसरो के प्रमुख थे, उन्होंने संघ के लोगों से भी राय ली, और संघ के लोगों ने ही कहा था कि हिंदी को अनिवार्य करिए, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और यही कस्तूरी रंगन का मैं इंटरव्यू देख रहा था, ये दावा कर रहे हैं कि पुरातन सांस्कृतिक मूल्यों को पढ़ाना वैज्ञानिक चेतना से विरोधी भाव नहीं है। तो आप क्या यह पढ़ाएंगे कि पुनर्जन्म होता है, वर्ण व्यवस्था होती है, और जाति व्यवस्था कितनी अच्छी है, समाज को स्थिर बनाए रखने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था कितनी अच्छी है? आज भी तो चल रहा है ना। मैं सती प्रथा का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं विधवा विवाह, बहुविवाह की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको आप ये कहेंगे कि हमने नए भारत में उसे तो छोड़ दिया। जाति तो आज भी चल रही है। तो क्या पुरातन संस्कृति के इन मूल्यों को वैज्ञानिक संस्कृति के सामने रख करके पढ़ाएंगे? ये सब चीजें आपने छोड़ दी है। तो इस दस्तावेज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी इंटरप्रेट नहीं किया गया है। हो सकता है सरकार बाद में समय समय पर एक एक चीज को खोले। इसमें लच्छेदार भाषा है, इसमें एक खाका बना के दे दिया गया है कि बहुत आमूलचूल बदलाव आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें, मूल्यबोध और सारी चीजें। तो मैं जिस पॉइंट को कह रहा था, ये सबसे अहम पॉइंट है जिसको आपको समझना चाहिए कि आपकी चुनौतियों के बीच से, आपकी चुनौतियों और मुश्किलों को दूर करने के लिए ये सरकारें नीतियां बनाती हो, ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज इसे निर्भर कर दीजिए। गेट्स का नाम सुना होगा, जनरल एग्रीमेंट्स ट्रेड्स एंड सर्विस। WTO के दबाव में जब भारत ने यह जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड सर्विसेज कर दिया सिग्नेचर, इसके बाद से वैश्विक ताकतों का हस्तक्षेप इस पर होता है कि आप अपने देश की बड़ी पॉलिसी कैसे बनाते हैं। इसलिए ये भ्रम में मत रखिएगा कि आपको हित में रखते हुए ये सारी चीजें की जा रही है। नहीं, ये WTO का दबाव है। और इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। भारत में विश्व के 100 प्रमुख यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के कैंपस
आपके देश के कैंपस में खोले जाएंगे। और अब इसके लिए एफडीआई पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है। विदेशी इंस्टीट्यूट भारत में आकर के अपनी शाखाएं खोल सकते हैं। याद करिए एफडीआई, याद करिए खुदरा में एफडीआई, याद करिए खुले बाजार की प्रक्रिया। 90 के बाद जो नियो लिबरल पॉलिसीज आई थी उससे आपका बाजार खोल दिया गया। तो यह पॉलिसी बताती है कि शिक्षा भी बाजार की तरह खुली है। अब दावा तो ये किया गया कि हमारे भी संस्थान जाके विदेश में अपने अपनी शाखाएं खोलेंगे। आपका कोई संस्थान 300 टॉप विश्वविद्यालयों में दुनिया की रैंकिंग में नहीं है तो वे दुनिया वाले आपके फिसड्डी संस्थानों की शाखाएं क्यों खोलेंगे? ये सवाल। तो शाखाएं कौन खोलेगा? जो टॉप रैंकिंग में है वो आकर के भारत में शाखाएं खोलेंगे। तो अशोका गलगोटिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहले से चल रही थी, अब दुनिया के कई अलग अलग संस्थानों के यहां पर इंस्टीट्यूट खोलेंगे। तो ये एक चीज है जिसको आपको समझना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब WTO के प्रेशर में आपने गेट्स पर साइन कर दिया जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज, तो आपकी सारी पॉलिसीज ओपन मार्केट ग्लोबल मार्केट के प्रेशर में बनेगी। और जो आपके इस दस्तावेज में दिख रहा है, इस बात को याद रखिएगा कि आपकी चिंताएं प्रमुख नहीं होती, प्रमुख बिजनेस है और ये सारी चीजें चल रही हैं। चलिए ठीक है, बिजनेस सब कुछ चल रहा है तो उसको देखते हैं कि वो इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, जिसका दावा 108 पन्ने के इस दस्तावेज में किया गया। अब आइए एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं, फिर अपनी बातचीत में उन दो हिस्सों में चलूंगा। एक हिस्सा होगा स्कूली शिक्षा का और मेरा ज्यादा बड़ी चिंता का हिस्सा होगा उच्च शिक्षा का, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं बात कर सकूं उच्च शिक्षा में क्या क्या बदलाव लाए गए हैं, इस पर बात करने का। ठीक है, तो आइए एक दो आंकड़े और आपसे साझा करता हूं और उसके जरिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ और चीजें आपके सामने आए। तो विश्व के बड़े संस्थान 100 होंगे जो भारत में आकर के अपनी शाखाएं खोलेंगे। अब एक आंकड़ा देखिए, जिस वक्त अब पहले कितने संस्थान बंद हुए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ध्यान से सुनिएगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसका एक सर्वे है जिसके आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। कितने सरकारी संस्थान बंद किए गए हैं 2014 के बाद से? 2014-15 में 77, 15-16 में 126, 16-17 में 173, 17-18 में 134, 18-19 में 99, 19-20 में 92 और अभी 4 महीने की पेंडेमिक की सिचुएशन में 80 इंस्टीट्यूट। जो आंकड़ा बता रहा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इतने यानी 762 कॉलेजेस इंस्टीट्यूट बंद किए जा चुके हैं 2014 से अब तक, और इनके लाइसेंस रद्द किए गए, जिनमें 69,000 सीटें काट दी गई, सीटें हटा दी गई। इनकी जगह पर 164 नए लाइसेंस दिए गए नई जगहों को, जिनमें 39,000 नई सीटें भरी गई। तो चरित्र बदल गया पब्लिक फंडेड से प्राइवेट सेक्टर की तरफ। यह आंकड़ा फिर से रिपीट कर रहा हूं, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। तो 14 से 19 तक आपने 762 इंस्टीट्यूट एक सेक्टर का बंद किया है, और नई शिक्षा नीति में आप कह रहे हैं 100 बाहर के इंस्टीट्यूट आकर के भारत में अपने शाखाएं खोलेंगे। तो याद करिए, प्रधानमंत्री जी जब यह बोलते हैं कि 3 महीने तक हमने 80 करोड़ लोगों तक, 3 महीने तक दिया, अगले 3 महीने यानी 6 महीने तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो चना दे करके 80 करोड़ आबादी को हम दोनों पेट का भोजन दे रहे हैं। 125, 130, 35 करोड़ आबादी है। 80 करोड़ लोग सरकार के दिए हुए राशन पर इस 6 महीने में पेट भर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं नई शिक्षा नीति से? एक वर्ण व्यवस्था खींचने वाले हैं, विश्वविद्यालयों की वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण जैसे वर्ण व्यवस्था में श्रेष्ठ हुआ करता था, वैसे आपके यहां ए ग्रेड इंस्टीट्यूशन बनेंगे। जिस तरह वैश्य और क्षत्रिय थे बी ग्रेड, सी ग्रेड इंस्टीट्यूशन शूद्र कैटेगरी के होंगे। आपको अजीब लग सकता है, मैं भी समझाऊंगा कैसे वर्ण व्यवस्था अब उच्च शिक्षा में लागू कर दी गई है। और इस वर्ण व्यवस्था में जिसकी जेब में पैसा ज्यादा है, जो अपर कास्ट, अपर क्लास, पुरुष, शहरी लोग हैं,
उस तबके के लिए आपने ए ग्रेड इंस्टीट्यूशन बनाने के ख्वाब दिखाए हैं, और जो सी ग्रेड के इंस्टीट्यूशन है, आगे मैं उच्च शिक्षा में और आंकड़े दे रहा हूं कि उनको बंद करने के लिए कहा गया है, वो सारे इंस्टीट्यूट बंद किए जाएंगे। तो ये जो 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की शाखाएं खोली जाएंगी, वो किसके लिए हैं? सवाल आपके लिए। तो आपके इतने आंकड़े बंद किए गए। एक आंकड़ा और दे रहा हूं, कैसे कैसे नए कोर्स खोले जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। एक आंकड़ा और दे रहा हूं, डीयू का अपना आंकड़ा दे रहा हूं। इसमें 2017-18 और 18-19 में एक नया सिलेबस लॉन्च किया गया था, नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी का, जिसमें 80 से 90 लाख रुपए का बजट था, और 2 से 3 साल में 29 लाख रुपए इसके खर्च किए गए, और अब ये दोनों पाठ्यक्रम बंद किए जा चुके हैं। इतना खर्च करने के बाद ये पाठ्यक्रम नहीं यूजफुल हुए, बंद कर दिए गए। ऐसे ही चीजें होंगी, और वर्ण व्यवस्था की जो सबसे टॉप चीजें होंगी वो सारी चीजें बंद होंगी। तो 80 करोड़ आबादी जब 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो चने पर निर्भर है, तो उसके लिए कैसे। अब एक दूसरी बात है जिस पर हम लोग स्कूली शिक्षा पर आते हैं। चूंकि वक्त कम है, इसलिए मैं अब स्कूली शिक्षा पर बहुत सरसरी निगाह से कुछ बुनियादी बातें कह रहा हूं। 10+2 सिस्टम को अब चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया। इसमें कुछ बातें अच्छी हैं, बेशक अच्छी हैं, इसको कहना चाहिए। किताबी भाषा में, दस्तावेज की भाषा में ये अच्छी है। क्या अच्छी है? कि अब मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का यहां भी एक सिस्टम लाया गया है। फाउंडेशन कोर्स होगा जिसमें आंगनबाड़ी के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि वो फाउंडेशन करेंगे। तो फाउंडेशन, ध्यान से समझिएगा इस बात को, फाउंडेशन का जिम्मा सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी के लिए किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या ये फाउंडेशन आंगनबाड़ी के अंडर में आएगा? नहीं आएगा। तो एक बच्चा होगा कुछ घरों का जो आंगनबाड़ी के अंडर में फाउंडेशन ले रहा होगा, और दूसरे बच्चे प्राइवेट, यानी जिस प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों को पब्लिक स्कूल कहा जाता है। ये देश इसके पिछले ड्राफ्ट में ये था, इस बार पता नहीं क्यों नहीं है। जो निजी है उसे हम पब्लिक स्कूल कहते हैं। पब्लिक स्कूलों में हजारों रुपए फीस देकर के जो बच्चा प्रेप करेगा, प्रेप में नर्सरी क्लासेस ले रहा होगा, और दूसरी तरफ एक बच्चा होगा जो आंगनबाड़ी में लेगा। क्या उन दोनों में कोई लेबलिंग है? क्या दोनों में कोई तालमेल बनाया गया है? नहीं है इसका जिक्र। तो एक चीज ये है, फाउंडेशन कोर्स होगा, फिर तीसरी क्लास से 5वीं क्लास के लिए प्रिपरेटरी फाउंडेशन है, उसके बाद 6वीं से 8वीं क्लास के लिए मिडिल एजुकेशन है, 9वीं से 12वीं के लिए सेकेंडरी एजुकेशन है। कुछ कुछ चीजें बेशक इसमें अच्छी हैं कि इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है, यानी एक स्ट्रीम के विषय को लेकर लेने के साथ आप कुछ अलग वोकेशनल सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। 6वीं के बाद वोकेशनल सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा जो स्किल एनहेंसमेंट और तमाम तरह के दावों के साथ काम करेगा। इस तरह की चीजों को लेकर के जो अच्छी चीजें हैं, मिड डे मील के साथ ब्रेकफास्ट पे दिया जाएगा, ये अच्छे दावे हैं, इसकी तारीफ मैं करता हूं। मातृभाषा पर जोर है, त्रिभाषा फार्मूला है जो कि कोठारी कमीशन से ही चला रहा है, नया नहीं है। मातृभाषा होगी, क्षेत्रीय भाषा होगी, कोई अन्य भाषा भी हो सकती है, ये सब अच्छी चीज है। 8वीं तक के लिए अब एक चीज और सोचिए, जो मदर टंग है उसके लिए क्या टर्म इस्तेमाल किया गया है इसमें? संभव हो तो, हो सके तो, नॉट मैंडेटरी। ये स्कूलों के ऊपर है, ये अलग अलग निकायों के ऊपर है कि वो चाहे तो मातृभाषा में शिक्षा दे, चाहे तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दे, कोई मैंडेटरी नहीं। भाषा ये बता रही संभव हो तो, हो सके तो, ये भाषा लिखी गई है, त्रिभाषा फार्मूला है। अब एक दूसरा सवाल मेरा यहां, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में जाएगा। आपने ये तय किया कि आप अंग्रेजी की बाध्यता नहीं देंगे, ठीक बात, बहुत अच्छी बात है। क्या आपने अपनी सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर को, लैंग्वेज को लेकर के जो हेजेमनी बनी हुई है, उस हेजेमनी में सोशल साइकोलॉजी को चेंज किया? क्या आपने मार्केट ओरिएंटेड लैंग्वेज कोर्सेज जो है उनको, स्ट्रक्चर को चेंज किया? क्या नहीं किया। आप एक नई चीज लेके आ रहे हैं कि अंग्रेजी की बाध्यता खत्म कर रहे हैं, लेकिन बाहर जब निकलेगा वो कंपीट करेगा। तो एक तरफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला अंग्रेजी, और एक तरफ अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाला कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा होगा, और दूसरी तरफ यह जो आपके 5+3+3+4 वाली कैटेगरी का बच्चा होगा जिसको अंग्रेजी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी भाषा किसी भी स्तर पर सीखी जाती है, और हम तो इसके हिमायती हैं कि भाषा के रूप में आप स्पेनिश पढ़ाते हैं, बाद में आप अलग अलग भाषाएं पढ़ाते हैं। मातृभाषा में शिक्षा होगी तो अच्छी बात है, क्षेत्रीय बोलियों का विकास होगा, अच्छी बात है, लेकिन क्या इक्वल प्लेइंग फील्ड होगी? क्या, ये मेरा सवाल है आपसे। क्या एक आंगनबाड़ी के
प्रेप फाउंडेशन कोर्स से निकला हुआ बच्चा तीसरी और प्रिपरी मिडिल और सेकेंडरी वाले स्ट्रक्चर से निकला हुआ बच्चा जो अंग्रेजी की बाध्यता से नहीं जाएगा, वो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे से क्या कंपीट कर पाएगा? क्या आपने कैटेगरी नहीं बांट दी? और आज भी सरकारी स्कूलों में जिन घरों के बच्चे जाते हैं, मैं आज भी कर रहा हूं, दलित पिछड़ा आदिवासी घरों के बच्चे जाते हैं। और अब जिक्र आ गया तो कह भी दूं, 108 पन्ने के इस दस्तावेज में आरक्षण शब्द कहीं आप नहीं पाएंगे। खोज के देखिए, आरक्षण शब्द नहीं। जाति की बात कहां आई है मैं बताता हूं। पेज नंबर 38, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पेज नंबर 38 पर क्या जिक्र आया है? शेड्यूल कास्ट के 2016-17 में ड्रॉप आउट रेशियो प्राइमरी एजुकेशन में जो इनरोलमेंट रेशियो था 19.6 था, जो उच्चतर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में आकर के 17% हो जाता है। एसटी का 10% 10.6 से घट करके 6.8 हो जाता है इनरोलमेंट रेशियो। दिव्यांग जनों का घट करके 0% हो जा रहा है, 0.6 समथिंग। केवल रिजर्वेशन शब्द तो आया ही नहीं कहीं आपकी पूरी शिक्षा व्यवस्था में। आप केवल वंचित तबके का जिक्र ड्रॉप आउट रेशियो की जगह पे कर रहे हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कि आप सबको यहां पर समेटने की कोशिश करें। इतनी बड़ी शिक्षा नीति, आपने आरक्षण शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है कहीं। क्या आपके इस फाउंडेशन कोर्स में कहीं रिजर्वेशन है? किसी भी तरह का रिजर्वेशन है? स्कूली शिक्षा में तो होता उस तरह से है भी नहीं। उच्च शिक्षा में जितने दावे किए गए हैं 32 पन्ने इस पूरे 108 पन्ने में खर्च किए गए उच्च शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा के सभी दस्तावेजों में आरक्षण लफ्ज तक नहीं है जो मैंने खोजा। अगर कहीं मिले तो मुझे बताइएगा, मैं करेक्ट कर लूंगा। मुझे नहीं मिला आरक्षण शब्द। आज इस सरकारी इंस्टीट्यूशन को रिजर्वेशन के लिहाज से सबसे ज्यादा यहां पर दिक्कत है, वो आपने नहीं किया है। आपने चिंता जाहिर की। अब मैं कुछ अच्छे दावों का स्कूली शिक्षा में फिर से कह दे रहा हूं। कोडिंग सिस्टम किया जाएगा, बोर्ड एग्जाम की जो प्रेशर है उसको घटाया गया है। 6वीं से ही कोडिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी, क्रॉस करिकुलर पढ़ाई होगी। क्रॉस करिकुलर का मतलब ये कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ आप म्यूजिक, आर्ट और स्पोर्ट ये सब भी ले सकते हैं। और वोकेशनल सब्जेक्ट को अब अलग से दोयम दर्जे का नहीं माना जाएगा, उसको मेन सब्जेक्ट की तरह माना जाएगा। स्किल एनहेंसमेंट पर जोर दिया जाएगा। गांव में स्कूल लाइब्रेरी खोली जाएगी, बुक क्लब खोला जाएगा। पेज नंबर 13 पर 13 पर रिक्त पदों के भरे जाने का है स्कूलों में। भाई आज तक शिक्षा नीति का आप इंतजार कर रहे थे। 2014 से 2020 तक आपने कितने स्कूलों के पद भरे, इसका दस्तावेज आपको देना चाहिए था। उच्च शिक्षा में कितने पद भरे, डीओ में 5000 एडहॉक पढ़ा रहे हैं। और कस्तूरी रंगन कमेटी का ड्राफ्ट रिकमेंडेशन ये कह रहा है, अभी भी ये दावा किया गया है कि एडहॉक और गेस्ट जैसे पद ही खत्म कर दिए गए, एडहॉक गेस्ट होगा ही नहीं। और पेज नंबर 13 पर स्कूलों के लिए कहा गया है कि रिक्त पद भरे जाएंगे और स्टूडेंट टीचर रेशियो नॉर्मल कंडीशन में 13:1 किया जाएगा, यानी 30 विद्यार्थियों का शिक्षक। और जो गांव के दूर दराज के इलाके वहां 25:1 यानी 25 विद्यार्थियों पर एक। आज तक क्यों नहीं किया और कैसे करेंगे आप? ये सारी चीजें अब इसमें होगा क्या? शिक्षा का संस्कृतिकरण किया जा रहा है। शिक्षा के संस्कृताइजेशन में सब कुछ अब सेंट्रल रेगुलेशन से किया जाएगा। 1,05,000 स्कूल हैं भारत में ऐसे जो एक शिक्षक से चल रहे हैं। उन स्कूलों का क्या होगा? आपने और भी दावे किए, मैं बताता हूं। मध्य प्रदेश में 17,000 स्कूल ऐसे हैं, यूपी में 17,500, राजस्थान में 13,575, आंध्रा में, उसके बाद बिहार में। इतने 1,05,000 स्कूल भारत के ऐसे हैं जो एक शिक्षक से चल रहे हैं। आपके नई शिक्षा नीति में ये सारे स्कूल बंद हो जाएंगे। दूसरी बात, इमारत नहीं है, 50% जो छात्रों का एनरोलमेंट आप करना चाह रहे हैं, 50% एनरोलमेंट आप ले आना चाह रहे हैं। कैसे करेंगे? अब आपको एक आंकड़े बताता हूं। यह आंकड़ा यह है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। पेज नंबर 44 कहता है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और इस स्कूल में जो बड़े मेगा स्कूल बनाए जाएंगे। हर जिले में एक मेगा स्कूल, एक स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, स्कूल लाइब्रेरी, बुक क्लब बनाया जाएगा। तो ये जो राइट टू एजुकेशन था, जिसमें चंद किलोमीटर में स्कूल होने चाहिए थे ताकि दूर ना हो, हर बच्चा स्कूल में जाके एडमिशन ले सके, उसका क्या हुआ? राइट टू एजुकेशन बिल तो इससे डाइल्यूट हो गया।
जिले में एक टॉप मॉडल स्कूल होगा। उस मॉडल स्कूल तक किन बच्चों की पहुंच होगी? क्या इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी घरों के बच्चे टॉप मॉडल स्कूल तक जा पाएंगे? ये सवाल कहीं लिखा नहीं है कि इसका क्या होगा। अब एक बात बताता हूं, 30 से कम छात्र ऐसे हैं जो ये दस्तावेज बता रहा है, पेज नंबर 44, 28% सरकारी स्कूल, 14.8% उच्चतर माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं जिनमें 30 से कम छात्र हैं। तो जहां छात्र कम होंगे उसको क्लब कर देंगे, तो जैसे ही क्लब करेंगे तो वो पहुंच से दूर होगा। इसका कोई ड्राफ्ट आपने बनाया ही नहीं कि जो फिजिकल दूरी बढ़ेगी, जो घर से निकल के बच्चा मिड डे मील के लिए जा रहा है, बगल में स्कूल था उसको बदल के जिले में एक स्कूल। तो ये सारी मुश्किलें हैं जिसको ये बताया नहीं गया। स्कूलों में इमारतें नहीं है, कहीं बजट एलोकेशन में बाइफर्केशन नहीं है कि शिक्षकों की नियुक्ति पर कितना खर्च करेंगे। प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मित्र 1.5 लाख से ज्यादा केवल यूपी में, देश भर में ठेके पर रखे गए शिक्षक हैं। क्या आप उन शिक्षकों को पहले परमानेंट करेंगे, उसके बाद आप नई चीजों को भरेंगे? ये आपने कहीं लिखा है क्या? क्या सारे पदों पर परमानेंट अपॉइंटमेंट हो जाएगा, उसके बाद आप इनको हटाएंगे या पहले हटा देंगे? ये कहीं नहीं लिखा गया। जब इनमें इमारतें नहीं है, जब इनमें टॉयलेट नहीं है लड़कियों के लिए, कितने स्कूल ऐसे हैं इनके लिए अलग बजट लोकेशन नहीं हुआ। और फिर से याद रखिएगा, इस समय 0.49% बजट एलोकेशन है, जिसका दावा इसमें किया गया 6% होगा। हकीकत में कुछ और है और कोई रेगुलेटर बॉडी नहीं है जो इसको काउंटर करे कि वो कैसे इसको मैनेज करेंगे। तो स्कूली शिक्षा के पूरे तमाशे में दस्तावेज आपको बहुत अच्छा ख्वाब दिखाएगा। कुछ बातों की मैं तारीफ करता हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन का हुआ, क्रॉस करिकुलर एक्टिविटी, मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई, कोडिंग सिस्टम, ये सब बहुत अच्छी चीजें होंगी। कैसे? जिस देश में सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, उनको लेकर के एक लेवल पर वो कैसे आएगा? आप कारपेंटरी सिखाएंगे, आप पंचर जोड़ना सिखाएंगे, आप नल टोटी ठीक करना सिखाएंगे। यानी आपने पहले ही कुछ बच्चों को कह दिया कि तुम बचपन से ही अगर टोटी के काबिल हो तो टोटी ही बनाओ, टोटी जोड़ना सीखो, पंचर जोड़ना सीखो, तुम साइकिल के मैन्युफैक्चरिंग तक जा ही ना पाओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।